कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। काला धागा। बात थोड़ी पुरानी है। ठंड का मौसम था। गांव की चौपाल पर जल रहे अलाव को घेरकर बूढ़े, बच्चे तथा युवक बैठे थे। गांव में कई वीर ऐसे भी होते हैं जिनसे भूत ने कभी ना कभी बीड़ी मांगी होती है। किसी ने चुड़ैल को गाड़ी पर लिफ्ट दिया है तो किसी ने भूत के साथ खेतों में पानी लगाया है। ऐसे युवाओं में खुद को सबसे साहसी साबित करने की होड़ चल रही थी। बहुत देर से उनकी बातों को सुन रहे एक वृद्ध, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष की थी, वो इन युवाओं से बोल पड़े। बातों से तो हर कोई बहादुर बन सकता है, ऐसे किसी को कैसे हम साहसी मान ले। अगर तुम लोग ये साबित करना चाहते हो तो तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी। जो अव्वल आएगा वही गांव का सबसे बहादुर युवक माना जाएगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? सभी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। पर परीक्षा क्या होगी? तो सुनो, आज शाम को जब मैं मवेशी चराने नदी के किनारे गया तो नदी के टेढ़वा घाट पर मैंने एक लाश देखी। शायद वो लाश कहीं से बहकर आई है और किनारे की झाड़ियों में अटक गई है। वो एक वृद्ध की लाश है। तुम में से जो इसी वक्त उस जगह पर जाकर लाश के बाएं हाथ में ये काला धागा बांधकर आएगा वही सबसे साहसी माना जाएगा। क्या तुम में से कोई ये कर सकता है? शर्त सुन, वहाँ पर सन्नाटा छा गया। नदी, जो वैसे भी बीहड़ और वीराने से होकर बहती है, और उसमें से भी टेढ़वा घाट जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते हैं, वहाँ इस समय भला कौन जाना चाहेगा? ऊपर से उस जगह से संबंधित अनेक डरावनी कहानियां प्रचलित थी जो लोगों में भय पैदा करती थी। गांव के लोगों का मानना था कि वहाँ आसपास के भूतों की मजलिस लगती थी। जो भी भूलकर उधर चला जाता था वो कभी भी नहीं लौट पाता था। कहा जाता था कि वहाँ पर रात में ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ती है। लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ भूत अपनी बारातें निकालते हैं। ऐसी भयावह जगह पर जाकर स्वयं को संकट में कौन डाले? पूरे चौपाल पर सन्नाटा छा गया। अब तक जो वीर बन रहे थे वो बगले झांकने लगे। क्या तुम में से कोई भी बहादुर नहीं? अभी तक तो बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। क्या यही है तुम लोगों की वीरता? अब सबको क्या सांप सूंघ गया है? वृद्ध के इतना कुछ कहने के बाद भी उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई। चले थे बड़े योद्धा बनने, डरपोक कहीं के। आपस में कानाफूसी चल रही थी, लेकिन कोई भी आगे आने को तैयार नहीं हुआ। अचानक बहुत देर से शांत बैठे एक 22 साल के नौजवान ने कहा, मैं जाऊंगा वहाँ पर। सब आश्चर्य से उसे देखने लगे। मैं जाऊंगा वहाँ पर धागा बांधने। सोच समझ लो बेटा, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। मैं कोई बच्चा नहीं और ना ही मैं किसी से डरता हूँ। उस युवक के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान भी नहीं था। ठीक है, ये लो काला धागा। और हाँ, याद रहे, उस लाश के बाएं हाथ में ही बांधना है। और एक शर्त और है, तुम्हें गांव के बाहर से झाड़ियों भरे रास्ते से ही जाना होगा। वो भी मंजूर है बाबा? ठीक है, फिर जाओ। युवक तेजी से उठा, पास रखी लाठी उठाई और लाश की जगह की ओर चल पड़ा। रास्ते पर धुंध छाना शुरू हो गई थी। पेड़ों और धुंध की छाया से रास्ते पर दृश्यता कम हो गई थी। रास्ता बहुत ही सुनसान, जिसमें सन्नाटे को भी भय प्रतीत हो। सच में वो जगह बहुत भयावह प्रतीत हो रही थी। सभी बाधाओं को पार करते हुए युवक वृद्ध के बताए हुए स्थान पर पहुंच गया। नदी एकदम शांत थी। युवक नदी के तट को टटोलकर लाश ढूंढने की कोशिश करने लगा। अचानक से उसकी नजर नदी के किनारे पर पड़ी हुई लाश पर पड़ी। लाश किनारे पर आधे मुंह पड़ी थी। युवक को बाएं हाथ में धागा बांधना था जो नीचे दबा था। युवक लाश को पलटकर सीधा करने लगा। तभी अचानक से लाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। शीघ्र ही युवक ने उसकी पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लिया। युवक की आंखों के सामने लाश खड़ी हो गई। बाया हाथ दूसरा है बच्चा। पर युवक पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए, आप शांति रखें, यही दोनों के लिए अच्छा होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो, वो भी एक मरे आदमी को। तुम अपनी खैर मनाओ बच्चा। अब देखिए, आप जो भी हैं, मुझे केवल शर्त पूरी करनी है। मेरे काम में बाधा डाली तो तुम्हें एक बार फिर से मरना पड़ेगा। तुम भूत को ललकार रहे हो, अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। आओ, जोर आजमाइश हो जाए, क्योंकि मुझे तो शर्त हर हाल में पूरी करनी है। थोड़ी देर के लिए वहाँ निस्तब्धता छा गई। तुम बहुत वीर हो बच्चे। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया, तो मुझे अपने हाथ में काला धागा बांधने दो। जरूर जरूर, तुम जैसे साहसी बच्चे को तो मैं भी सलाम करता हूँ। काम पूरा कर युवक गांव की ओर चल पड़ा। वहाँ चौपाल पर सभी उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
उसे वापस आया देख सभी उत्सुकता से भर गए थे। वह सीधे उस वृद्ध के पास पहुंचा और कहा, बाबा, मैंने आपकी शर्त पूरी की है, आप चलकर स्वयं देख सकते हैं। ठीक है बच्चा, हम सुबह चलकर देखेंगे, पर क्या तुम इसी हाथ में धागा बांधकर आए हो? सभी सशंकित नजरों से वृद्ध की ओर देखने लगे। दरअसल वहाँ कोई लाश नहीं थी। मैं स्वयं परीक्षा के लिए वहाँ जाकर लेट गया था, ताकि यह जांचा सके कि ये सच में बहादुर है या नहीं। इसलिए मैंने जानबूझकर लंबे रास्ते का चुनाव किया, जिससे दूसरे रास्ते से मैं वहाँ पहले पहुँच सकूँ। घर जाकर हो आने की बात जो मैंने यहाँ बताई थी वो झूठी थी। मैंने बस परीक्षा लेने के लिए ये कार्य किया था। सभी वृद्ध के बुद्धि और युवक के साहस की चर्चा करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। लेकिन असली सवाल ये है कि वृद्ध और युवक दोनों में ज्यादा साहसी कौन था? एक श्रीरामपुर नाम के गांव में विश्वास नाम का टीचर रहा करता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम था सुशील और दूसरे का नाम सुहास। दोनों भी अब बड़े हो गए थे। उनकी माँ दिन भर घर के काम करके बच्चों की तरफ ध्यान दिया करती थी। एक दिन शीला नदी पर कपड़े धोने के लिए जाती है, तभी वह पैर फिसलने की वजह से गिर के शीला की कमर में मोच आ जाती है। उससे उठकर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। एक दिन शीला अपने पति से, अजी, मैं सोच रही हूँ कि सुशील की शादी कर दी जाए, इससे घर को संभालने के लिए कोई आ जाएगी। हाँ शीला, तुम सही कह रही हो, मगर इस बारे में मुझे सुशील से बात करनी पड़ेगी। मैं देखता हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सुशील घर आता है। सुशील अपनी माँ से, क्या बातें शुरू थी मेरे बारे में? मैं आया तो अचानक बंद हो गई। सुशील बेटा, अब तुम्हारी माँ से घर का काम नहीं होता, और अब तुम्हारी शादी की भी उम्र हो गई है, तो क्यों ना तुम शादी कर लो। जैसा आप ठीक समझो पिताजी, आपने सोचा है तो ठीक ही होगा। ऐसा कहकर विश्वास भी उसके काम पर लग जाता है। कुछ दिनों बाद विश्वास एक अच्छी लड़की ढूंढकर उससे सुशील की शादी करवा देता है। सुशील और सुहानी बहुत खुश रहा करते थे। उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रही थी। 2 महीनों बाद मास्टर विश्वास रिटायर्ड हो गए थे। अब वो दिन भर घर पर ही रहा करते थे। शीला और विश्वास दिन भर बातें करते और अपने नए बहू के साथ अपना समय बिताते थे। एक दिन विश्वास को हार्ट अटैक आकर उनकी मौत हो जाती है। उनके बाद घर में बड़ा बेटा सुशील और छोटा बेटा सुहास अपनी माँ के साथ रहा करते थे। अब सुशील की पत्नी सुहानी कोई भी काम ढंग से ना हो तो सास और देवर को बोल लगाया करती थी। एक दिन बहुत सारा खाना घर में बच जाता है। सास ने खाने से मना कर दिया। तब सुहानी ने, बहू, मुझसे ये खाना नहीं खाया जाएगा। हाँ, यहाँ कौन सी मेहनत करनी पड़ती है। भाभी, माँ को कुछ मत कहो, वह खाना कल का है, उसकी तबीयत के लिए वह ठीक नहीं है। अरे यहाँ क्या सब फोकट में आता है? तुम्हें क्या मेहनत करनी पड़ती है? हाँ भाभी, ये सब पता है, मगर मेरी पढ़ाई ख़त्म हो जाने के बाद मैं भी काम करूँगा, तो आपको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। तेवर तो देखो, मुझसे आवाज ऊपर करके बात करते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे भैया से बात करके इस समस्या का समाधान निकालती हूँ। मैं ये हर रोज के किटकिट से परेशान हो गई हूँ। सुहानी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन वो अपने पति से घर के बंटवारे के बारे में बोलती है। अजय, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे मेरे हक का घर चाहिए। अरे सुहानी, तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? कुछ हुआ होगा तो बैठकर समस्या का हल निकालते हैं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे इस घर में नहीं रहना। आप सोच लो आपको क्या करना है। अब सुशील अपनी माँ के साथ बात करने चला जाता है। अरे बेटे, आज तुम्हें कुछ काम है क्या? तुम कुछ चिंता में दिखाई दे रहे हो। हाँ माँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरा हिस्सा लेकर अलग हो जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी और सुहानी की हर रोज की नोकझोंक मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ। मगर भैया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम एक साथ रहे, ये हमारे माँ पिताजी का सपना था। हाँ बेटे, तुम सही कह रहे हो। हम हमारी जायदाद के समान हिस्से कर देंगे। तुम तुम्हारा हिस्सा लेकर सुहानी के साथ खुश रहो। माँ, मैं जमीन में से 2 एकड़ जमीन ले लेता हूँ, बाकी की 3 एकड़ जमीन में सुहास को दे देता हूँ। ठीक है भैया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तुम्हारा निर्णय मंजूर है। बेटा, तुमने सब तय कर ही लिया है तो यही ठीक होगा कि हम दोनों इसमें ना बोले। माँ, मैं कल ही हमारी दुकान का काम कर लूँगा और वहाँ रहने के लिए चला जाऊँगा। जैसा तुम्हें ठीक लगे बेटा। ऐसा कहकर सुशील वहाँ से चला जाता है। माँ और सुहास को बहुत दुख होता है कि सुशील उनसे ऐसी बातें कर रहा था। कुछ दिनों बाद सुशील अपने दुकान का काम पूरा करके वहाँ ही घर बनवा लेता है। दोनों भी वहाँ रहने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों चले जाने के बाद शीला सुहास से, बेटा, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम काम पर ध्यान दो और साथ में तुम खेती भी कर सकते हो। मगर माँ, उस खेती में आज तक कुछ आया नहीं, तो अब क्या आएगा?
तुम प्रयत्न करके तो देखो, तुम्हारे परिश्रम जाया नहीं जाएंगे। तुम मेहनत तो करो बेटा। माँ, तुम कह रही हो तो मैं प्रयत्न करके देख लेता हूँ। अगले दिन से सुहास अपने खेत में काम करने चला जाता है। सालों से बंजर पड़ी हुई जमीन उपजाऊ बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत लगती है। सुहास हार ना मानकर बहुत मेहनत करता है और उस खेत में गेहूं के बीज लगाता है। उस खेत में सुहास दिन रात मेहनत करके गेहूं का अच्छा उत्पादन लेता है। सुहास अपना गेहूं बाजार में बेचने चला जाता है और तभी सुहास व्यापारी से बात करता है। रामदास सेठ, मैंने इस साल में खेत में गेहूं का उत्पादन किया है, क्या आप मेरे गेहूं खरीदेंगे? हाँ, खरीदूंगा, मगर मुझे गेहूं कैसा है ये देखना पड़ेगा। सुहास के लाए गेहूं उन्हें देखते ही पसंद आ जाते हैं। अरे सुहास, तुम्हारे गेहूं बहुत अच्छे हैं, मैं इनके अच्छे दाम दूंगा, मगर सारे गेहूं के बीज मुझे ही बेचना होगा, तो ही मैं तुम्हें अच्छे दाम दूंगा। जी सेठ जी, मैं आपको ही मेरे गेहूं के बीज बेचूंगा। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर सुहास वहां से अपनी 2 बोरी गेहूं के बीज सेठ को बेचकर वहां से चला जाता है। सुहास इस साल के पूरे गेहूं के बीज उस सेठ को बेचकर अच्छे पैसे कमा लेता है और अपनी मेहनत शुरू रखता है। अब वो कुछ दिनों में अच्छा कमाने के कारण अपना खुद का घर और खेती बढ़ा लेता है। इधर सुशील गांव में दुकान में अच्छा घर बनाकर रहने लगता है, लेकिन उसका धंधा कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसी के कारण वो बहुत परेशान रहने लगा था। तभी उसे पता चलता है कि सुहास ने खेती करके बहुत तरक्की कर ली है और वो घर जाकर, सुहानी, तुम्हें पता है सुहास का कारोबार बहुत बड़ा हो गया है, क्यों ना हम सुहास से मदद मांगते हैं? तुम कह रहे हो तो हम मांगेंगे उनसे मदद, मगर क्या वो हमें मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वो मेरा भाई है, वो मेरी मदद जरूर करेगा। सुशील सुहानी के साथ सुहास के घर चले जाते हैं और वहां जाकर, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। अरे भैया, तुम यहाँ आओ ना। आज कैसे आना हुआ बेटा? माँ, मुझे मेरी गलती का पूरा एहसास हो गया है, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ माँ, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमको एहसास हो गया है, यही बहुत है मेरे लिए। अब हम साथ साथ रहेंगे, आपको कोई आपत्ति नहीं है ना भाभी? नहीं सुहास, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हम अब साथ साथ रहेंगे और मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर सुहास और सुशील मन के सारे गिले शिकवे मिटाकर फिर से एक साथ रहने लगते हैं। अब उनका परिवार एक खुशहाल परिवार बन जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अपनों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वही हमारी मदद करते हैं। श्रीरामपुर नाम के गांव में शिवा और उसकी पत्नी गौरी रहा करती थी। उनको एक 15 साल की लड़की थी जिसका नाम था स्वीटी। उनके घर के बाजू में उसका दोस्त शंकर और उसकी पत्नी जानकी रहा करती थी। उनको भी एक बेटा था जिसका नाम था गणेश। गणेश बहुत ही समझदार और होशियार लड़का था, मगर उसका खुद पर विश्वास बहुत ही कम था। एक दिन उसके पिताजी और गणेश बाहर घूमने जाते हैं। तभी शंकर गणेश से, बेटे, अगले सप्ताह तुम्हारी परीक्षा है ना, तुम्हारी तैयारी कैसे चल रही है बेटा? बाबा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी तरीके से पढ़ाई करना बेटा, परीक्षा में अच्छे मार्क्स आने चाहिए। हाँ बाबा, मैं अच्छी पढ़ाई करूँगा। अच्छा चलो, अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है, जानकी राह देख रही होगी। हाँ बाबा, चलते हैं। दोनों बातें करते करते घर आ जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन गणेश स्कूल में चला जाता है। गणेश और स्वीटी एक ही क्लास में पढ़ा करते थे। आज गणेश स्वीटी को सोच में डूबा दिखाई देता है। गणेश, तुम्हें क्या हुआ है? आज तुम्हारा क्लास में ध्यान ही नहीं है। स्वीटी, अगले सप्ताह परीक्षा है, मैं सब कुछ अच्छे से याद कर पाऊंगा या नहीं? तुम कितनी अच्छी तरह से पढ़ाई करते हो, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से याद आएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, एक काम करो, तुम कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आऊंगी जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। क्या चीज है वो स्वीटी? तुम कल आकर खुद देख लेना, ठीक है? चलो, अब क्लास शुरू हो जाएगी। हाँ चलो। ऐसा कहकर स्वीटी और गणेश क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। उनके स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद वो दोनों घर चले जाते हैं। अगले दिन दोनों भी स्कूल में जल्दी आ जाते हैं। तभी स्वीटी गणेश से कहती है,
गणेश देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। क्या लाया है? जल्दी दिखाओ मुझे। स्वीटी ने अपने बैग में से एक माचिस की डिब्बी निकाली और गणेश के हाथों में रख दी। तभी गणेश, ये क्या है स्वीटी? ये तो एक माचिस की डिब्बी है, इसमें कौन सी खास बात है? अरे गणेश, ये कोई आम माचिस की डिब्बी नहीं है, ये एक जादुई माचिस की डिबिया है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी। तुम इसे तुम्हारे पास रखो और अच्छी तरह से पढ़ाई करो। सच में स्वीटी? क्या इससे मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी? हाँ जरूर होगी, मगर तुम्हें एक बात ध्यान रखनी होगी कि इस डब्बी को खोलना नहीं। और दूसरी बात, तुम्हें पढ़ाई अच्छी तरह से मन लगाकर करनी होगी। तुम्हें पता है ना स्वीटी, मैं पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, मगर हमेशा मेरे मन में डर लगा रहता है। हाँ मुझे पता है। आज तुम इसे तुम्हारे साथ लेकर जाओ और कल मुझे स्कूल में वापस कर देना, समझे? ठीक है स्वीटी, चलो अब हम क्लास में जाते हैं। अब स्वीटी और गणेश क्लास में जाते हैं। शाम को स्कूल छूट जाने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद गणेश वो माचिस की डिब्बी अपने पास रखकर पढ़ाई करता है। उस रात वो जल्दी पढ़ाई करके सो जाता है। अगले दिन उसे अच्छी तरह से सब पढ़ा हुआ याद आता है। अगले दिन गणेश स्वीटी को माचिस लौटाने के लिए स्कूल के गेट के पास मिलता है। तभी स्वीटी उसे देखती है और देखते ही उसके पास चली जाती है। अरे गणेश, कैसा रहा तुम्हारा कल का दिन? इस जादुई माचिस की वजह से मेरा कल का दिन बहुत अच्छे से गया। ये लो तुम्हारी जादुई माचिस। स्वीटी गणेश से माचिस लेकर अपने बैग में रख देती है और दोनों क्लास अटेंड करने के लिए चले जाते हैं। 5 दिन बाद उनका एग्ज़ाम होने के कारण गणेश और स्वीटी दोनों भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। एग्ज़ाम के एक दिन पहले गणेश स्वीटी से, स्वीटी क्या तुम तुम्हारी जादुई माचिस मुझे एक दिन के लिए दोगी? जब वो जादुई माचिस मेरे पास रहती है तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जरूर दूंगी। मगर तुम्हें पता है ना, इसको खोलना नहीं और तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। हाँ मुझे याद है। ऐसा कहने के बाद स्वीटी उसे जादुई माचिस दे देती है और घर चली जाती है। गणेश भी घर जाकर माचिस एक जगह रखकर अपनी पढ़ाई मन लगाकर करता है। अगले दिन गणेश पेपर बहुत अच्छे से देता है और गणेश स्वीटी को मिलने के लिए क्लास के बाहर रुकता है। थोड़ी देर बाद स्वीटी वहाँ आ जाती है। स्वीटी, मेरा आज का पेपर बहुत अच्छा गया है। ये सब इस जादुई माचिस की वजह से हुआ है। ये लो तुम्हारी जादुई माचिस। और हाँ, मुझे ये जादुई माचिस देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा पेपर अच्छा गया, इसका मतलब तुम्हें मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। चलो अब बाकी के पेपर की भी अच्छी तरह से तैयारी करते हैं। हाँ स्वीटी, चलो अगले पेपर की तैयारी करेंगे। ऐसे दोनों बातें करते करते घर चले जाते हैं और घर जाकर अगले पेपर की तैयारी करते हैं। अब दोनों के पेपर खत्म हो जाते हैं और 1 महीने बाद उनके एग्जाम का रिजल्ट आता है। दोनों भी स्कूल में अव्वल नंबर से पास होते हैं। स्कूल में गणेश का पहला नंबर आता है और स्वीटी का दूसरा नंबर आता है। तभी स्कूल के टीचर गणेश को फूल देकर सत्कार करते हैं। गणेश के साथ स्वीटी का भी सत्कार होता है। वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और गणेश स्वीटी से कहता है, स्वीटी, तुम्हारी माचिस की वजह से आज मेरा पहला नंबर आया है। ऐसा कुछ नहीं है गणेश, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। ये सब उस जादुई माचिस की वजह से ही हुआ है स्वीटी, तुम्हें तो सब पता है। गणेश, अब मैं तुम्हें जो भी बात बताने वाली हूँ वो ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें जो माचिस दिखाई थी ना, वो कोई जादुई माचिस नहीं है, वो एक साधारण माचिस है। तुम्हारे मन में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए मैंने तुमसे ये झूठ बोला था। ये देखो, ये एक साधारण माचिस है। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है गणेश। मैंने सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी मदद करने के लिए ये सब किया था। क्या कह रही हो तुम? क्या ये जादुई माचिस नहीं है? नहीं, ये जादुई माचिस नहीं है। ये तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। तुमने खुद पर विश्वास रखकर पढ़ाई की और उसका फल तुम्हें मिला है। क्या ये मैंने खुद किया है? हाँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम्हारी वजह से मैंने मेरा आत्मविश्वास पाया है। अब मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ गणेश, अब तुम्हें ऐसे कोई माचिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। गणेश बहुत खुश हो जाता है और स्वीटी वो माचिस अपने बैग में रख देती है। अब गणेश हमेशा खुद पर विश्वास रखकर पढ़ाई करता है और सफल होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा खुद पर विश्वास रखना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए।